नमस्कार। आपको स्वागत है झारखंड जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज जो चैप्टर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड का चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, जो जेपीएससी जेएसएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होगी। चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आने वाले 1 मई 2023 से मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह में जेपीएससी एवं जेएसएससी का ऑफलाइन क्लास प्रारंभ किया जाएगा। जितने भी इंटरेस्टेड विद्यार्थी हैं, मेरा नंबर 7667503165 उदय सर, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी जेपीएससी लेवल की स्टडी को आप जल्द से जल्द प्रारंभ कर सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हम प्रारंभ कर रहे हैं, यह है आपका प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड, आज का टॉपिक इसी से रहेगा कि प्राचीन काल में झारखंड में क्या क्या हुआ था, कैसे हम इसको संपर्क करेंगे, कैसे जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले प्राचीन काल को जो बांटा गया है, प्राचीन काल को जो बांटा गया है उसको हम लोग 4 रूप में देखेंगे। कितना रूप में? इसको हम लोग 4 रूप में देखेंगे। 4 भाग में इसको बांटा गया है। पहला क्या है? मौर्य काल। मौर्य काल पहला आपका क्या हो जाएगा? मौर्य काल। ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। तीसरा आपका है गुप्त काल। और चौथा जो होगा वो आपका है गुप्तोत्तर काल। तो झारखंड प्राचीन काल में, झारखंड के अंतर्गत हम लोग मौर्य काल से गुप्त काल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जेपीएससी या जेएसएससी सीजीएल आप इस वीडियो के माध्यम से प्रथम प्रयास में ही आप क्रैक कर जाएंगे या क्रैक करेंगे। ठीक है। तो मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम झारखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंस बातें हैं। आप जब भी वीडियो देखेंगे, जब भी स्टडी करने के लिए बैठेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप नोटबुक्स जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको कई कई ऐसे चीजें होगी, कई ऐसे बातें होंगी जो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉज करके लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं मौर्य काल में मैं आपको डिफाइन करता हूं। मौर्य काल में कि मौर्य काल में क्या होता है कि मगध से दक्षिण, ठीक है, मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग, ठीक है, मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था, क्या था? व्यापारिक मार्ग था, यानी कि रास्ता था, वो झारखंड से होकर गुजरती थी। कहां से होकर? झारखंड से होकर गुजरती थी। झारखंड से होकर गुजरती थी।
गुजरती थी। ये चीज आपको समझना है कि मगध जब चल रही थी मौर्य काल में, तो मगध से दक्षिण की ओर जो व्यापारिक मार्ग था, उस मार्ग जो है झारखंड से होकर गुजरती थी। इसलिए उस समय में झारखंड में एक अलग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व था। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूं, तो उस समय झारखंड या का अपना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक महत्व था। तो ये कब की बात है, जब मगध साम्राज्य चल रही थी मौर्य काल के द्वारा। मौर्य काल जब शुरू होता है तो उस समय मौर्य काल का संस्थापक, मौर्य वंश का जो संस्थापक वो आपका कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो नेक्स्ट कहता है कि जब इन सारी बातों को कौन से लेखक और कौन सी किताब में से दर्शाया गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कहता है जब झारखंड के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हो, तो पहला पॉइंट आपको समझना होगा कि आप अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य ने जो किताब लिखा है, कौटिल्य का जो किताब है क्या है, अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र किताब जब आप पढ़ेंगे तो झारखंड प्रदेश को उसने क्या कहा है, झारखंड प्रदेश को उसने कुक्कुट देश के नाम से उसने संबोधित किया है। ठीक है, संबोधित किया है किस नाम से, कुक्कुट देश। दूसरी ओर कहता है कि इसी अर्थशास्त्र के द्वारा आपको क्या मिलता है कि झारखंड में क्या मिलता है, झारखंड में जो शासन व्यवस्था था, वो शासन व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो थी वो क्या था, गणतंत्रात्मक था। मतलब एक जो आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसी तरीके से वहां पे गणतंत्र तरीके से वहां पे लोग शासन व्यवस्था चलाते थे। इसी अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रदेश जिसको हम लोग आटविक बोल सकते हैं, अटक बोल सकते हैं, इसी अर्थशास्त्र में के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक प्रदेश जिसका नाम है आटविक आटाव या आटवी इस क्षेत्र के बारे में उसने चर्चा किया है। और ये चर्चा इसलिए करता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस प्रदेश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसने एक पदाधिकारी को नियुक्त किया था जिनका नाम है आटविक। पदाधिकारी था जिनका नाम था आटविक। इस क्षेत्र को चलाने के लिए आटविक को उसने नियुक्त किया था और शासन व्यवस्था लोग चला रहे थे। सबसे बड़ी चीज आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि यहां के झारखंड के जनजातियों को नियंत्रण करने के लिए
ठीक है। झारखंड की जनजातियों को, झारखंड की जनजातियों को नियंत्रण करने, मगध साम्राज्य के लिए प्रयोग करने एवं शत्रुओं से मेल मिलाप करना, उनको रोकना था। क्या करना था कि झारखंड की जनजातियों को क्या करना था, उनका काम था नियंत्रण करना, यानी कि कंट्रोल करना। पहले स्टेप कंट्रोल करना। दूसरे स्टेप में कहता है कि मगध साम्राज्य के लिए उसको प्रयोग करना है, मगध साम्राज्य के लिए प्रयोग करना है, प्रयोग करता था यहाँ के जनजातियों को। दूसरी ओर क्या कहता है कि शत्रुओं से वो लोग हाथ मिला सकते थे, शत्रुओं से जा मिल सकते थे, उसको संपर्क को रोकना था। क्या? शत्रुओं से संपर्क को रोकना था, कहने का मतलब है जो उसने झारखंड के इस क्षेत्र के जनजातियों को कंट्रोल करने के लिए, उसे मगध साम्राज्य में प्रयोग करने के लिए, और चंद्रगुप्त मौर्य के जितना भी शत्रु थे उससे यहाँ के जनजातियों का संपर्क टूटा रहे, उसे रोका जाए, इसके लिए उसने क्या किया, एक पदाधिकारी को नियुक्त किया जिनका नाम होता है आटवी। और इस तरीके से यहाँ के जनजातियों को उसने क्या किया, कंट्रोल किया। ठीक है। अर्थशास्त्र में एक नदी का जिक्र हुआ है, नदी का जिक्र हुआ है, जिनका नाम है, नदी का जिक्र जिनका नाम है चंद्र नावक नदी। कहा जाता है इस नदी से क्या होते थे, हीरा को लोग प्राप्त करते थे। और ये जो नदी जो है, इस नदी का जो क्षेत्र है वो एब एवं सांक नदी का एक क्षेत्र है। कौन कौन? एब नदी और सांक नदी का एक क्षेत्र है। कौन? ये कौन है? चंद्रनावक जो नदी है, जहां से हीरा को प्राप्त किया जाता था। तो कहता है कि ये जो एब नदी है और जो संख नदी है, उसी का क्षेत्र, क्या उसी एरिया में ये चंद्र नावक नदी मिलती थी, जहां से हीरा प्राप्त की जाती थी। नेक्स्ट कहते हैं जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य को चलाने के लिए उनको हाथी की आवश्यकता होती थी, तो हाथी कहां से लेते थे? हाथी आपका वो झारखंड से ही प्रयोग करते थे, झारखंड से मंगाते थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आप जब जानेंगे तो बहुत ज्यादा हाथी का बहुत ज्यादा महत्व था, क्योंकि सैनिक हाथी के द्वारा ही वहां पे लड़ाई के मैदान में उतरते थे। ठीक है। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य के रक्षा या लड़ाई करने के लिए, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सेना को लड़ाई में भेजने के लिए जो हाथी प्राप्त करता था, हाथी उनको जो मिलती थी, कहां से मिलती थी? वो झारखंड प्रदेश से ही उनको मिलती थी। कहां से? झारखंड से, झारखंड प्रदेश से ही उनको हाथी मिलती थी। इसलिए जब चंद्रगुप्त मौर्य वंश आप स्टडी करेंगे, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका जो युद्ध होता है, उस युद्ध में ज्यादा हाथी का प्रयोग किया गया है, और इसी हाथी के लालच में जब युद्ध हार जाता है सेल्यूकस निकेटर, तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी
सेल्यूकस निकेटर के बेटी हेलेना के साथ किया जाता है, हेलेना के साथ कर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने आपको झारखंड से रिलेटेड बताया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 में आपको मैं बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2 में इसी वंश का राजा जिनका नाम होता है अशोक। अशोक के शासनकाल में झारखंड किस तरीके से था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं अशोक के 13वें शिलालेख या अभिलेख, शिलालेख में क्या दिया हुआ है, समीपवर्ती राज्यों का सूची है। क्या है, समीपवर्ती राज्यों का सूची दी गई है। इसमें अशोक के 13वें अभिलेख में जब आप पढ़ेंगे तो समीपवर्ती राज्य जो था उसका सूची बनाया गया है, और उस सूची के अंतर्गत एक प्रदेश है जिनको आटविक बोल सकते हैं, प्रदेश जिनका नाम है आटविक, आटव, या तो आप इसको बोल सकते हैं आटवी। इस प्रदेश के क्षेत्र में उसमें प्रवेश करता है जो बागेलखंड से उड़ीसा के तट पर है। कहां ये अवस्थित है, ये आपका अवस्थित कहां है, बागेलखंड तथा उड़ीसा के समुद्र तट पर है। तो ये अशोक के 13वें अभिलेख से आपको पता चलता है कि समीपवर्ती राज्यों का सूची बनाया गया है। उसमें से 8वीं अटक या 8वीं जो क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की गई है। वो जो फैली हुई है वो कहां से, बागेलखंड तथा उड़ीसा के समुद्र तट तक के फैली हुई है। और ये जो फैली हुई है, और उस समय जो झारखंड जो था वो इसी 8वीं के क्षेत्रफल में आता था। झारखंड कहां आती थी, झारखंड जो अंदर आता, झारखंड किसके अंतर्गत आता था, 8वीं के अंतर्गत, 8वीं के अंतर्गत झारखंड आती थी। जिसके कारण आपको यह भी पता चलेगा कि झारखंड में अशोक ने भी काफी समय तक राज किया, और बहुत सारी चीजें यहां से हमको प्राप्त होती है। उसने कहता है कि अशोक का झारखंड में या जनजातियों में से अशोक का नियंत्रण, कंट्रोल जनजाति में अप्रत्यक्ष रूप से था। कहने का मतलब है अशोक का जो यहाँ के झारखंड के जनजातियों पे जो कंट्रोल था वो अप्रत्यक्ष तरीके से। उनका मानना था कि अगर जनजातियों को लड़ाई जीतना हो तो मेरे जो धर्म है उस धर्म को पालन करना पड़ेगा। अगर वो उस धर्म को पालन करता है, आपको पता होगा कि ये 7 धर्म उनका है, जीव हत्या नहीं करना है, माँ बाप का सेवा करना है, उन सारी चीजों को पालन करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि यहाँ के जनजाति को जीतने के लिए मेरे धर्म
धम का पालन करे, का पालन करे। अगर ये हमारे मेरे धर्म को पालन करता है तो वो क्या करेंगे, परलोक या लोक परलोक दोनों जगह जीता जा सकता है। क्या कहते हैं कि दोनों जगह हम लोग जीत सकते हैं। कौन कौन सा, चाहे वो लोक हो या चाहे वो परलोक हो, कि हम दोनों जगह जीत सकते हैं, लोक में भी और परलोक में भी, परलोक में भी हम जीत सकते हैं। ये हिदायत दिया करता था झारखंड के जनजातियों को कि अगर आपको जीतना है, कोई भी लड़ाई को जीतना है, तो मेरे जो धर्म है उस धर्म को आपको पालन करना होगा। अगर आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लोक और परलोक में कोई हरा नहीं सकता है और आप पूर्ण रूपेण जीत सकते हैं। दूसरी ओर क्या कहता है कि ये जो आप परलोक परलोक में आपको बताया जाएगा, यह कलिंग के शिलालेख 2 में, कलिंग के शिलालेख 2 में आपको ये जानकारी मिलेगा। कहां मिलेगा, कलिंग के शिलालेख 2 में, शिलालेख 2 में आपको ये जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट कहता है अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए एक इंसान को भेजता जिनका नाम है रक्षित। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए एक इंसान को भेजता है जिनका नाम है रक्षित। क्या नाम है उसका, रक्षित। इस नामक इंसान को पदाधिकारी को वहां पे भेजता है, जिसके कारण झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार होना शुरू हो जाता है। एक स्टेप आपको बता दूं कि झारखंड में अशोक का कला संबंधी, आर्ट संबंधी कोई भी प्रमाण नहीं मिली है और कला संबंधी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये था आपका अशोक का कार्यकाल में झारखंड के बारे में। ये मौर्य काल के अवस्था के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग तैयार करेंगे वो है मौर्योत्तर काल। दूसरा स्टेप था क्या हमारा, मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल में क्या हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों ने भारत पर आक्रमण करके अनेक जगहों पर अपना राज स्थापित किया, भारत में भी। और जब राज उन लोगों ने स्थापित किया, इसके कारण ही झारखंड में भी उन लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो क्या कहता है मौर्योत्तर काल का फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि मौर्योत्तर काल में ठीक है, मौर्योत्तर काल में भारत में विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करके अलग अलग जगहों पर स्थान पर उन्होंने क्या स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। तो जब इन लोगों ने आक्रमण करने के बाद राज्य स्थापित किया, तो ये जो प्रभाव जो देखने को मिला, ये झारखंड भी प्रभावित हुआ। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के समय में भारत में बहुत सारे विदेशी आक्रमण आए और विदेशी आक्रमण जब भारत में किया, अपना राज्य स्थापित किया, तो इसका प्रभाव झारखंड में भी देखा गया। दूसरी ओर कहता है कि भारत का
विदेशों से भी संबंध था। भारत का संबंध विदेशी से है, से था, क्योंकि भारत का सामान विदेश जाता था और विदेशी सामान भारत आते थे, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि व्यापारिक संबंध था। क्या है? व्यापारिक संबंध था। किसके साथ? विदेशी के साथ। विदेशी के साथ व्यापारिक संबंध था। तो इस तरीके से समझना है। एक बुनियादी काल के पॉइंट नंबर 2 में आपको मैं बताऊं, एक जगह है जिनका नाम है सिंहभूम, जिनका नाम है सिंहभूम। भारत के अंतर्गत यानी कि झारखंड में अवस्थित है सिंहभूम। सिंहभूम से रोमन साम्राज्य का सिक्का मिलता है। रोमन साम्राज्य का सिक्का मिलता है। सिंहभूम से क्या मिला? रोमन साम्राज्य का सिक्का। ठीक है, सिक्का मिलता है या मिला, जिससे यह पता चलता है कि उन लोग रोम के लोगों से भी भारत का या झारखंड का लोगों का संबंध था, क्योंकि सिंहभूम में आपका झारखंड का एक जिला है। पहले एक ही था, आप उसको पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में कर दिया गया है। तो कहता है कि सिंहभूम से रोमन साम्राज्य का सिक्का मिला, और इस सिक्का से यह पता चलता है कि झारखंड का लोगों का संबंध जो कहां से? रोमन साम्राज्य के सम्राट से संबंध था। दूसरे स्टेप में कहते हैं चाईबासा। तीसरी जो जगह है वो है आपका चाईबासा। चाईबासा से क्या मिलती है? ये इंडो सिथियन सिक्का प्राप्त करते हैं हम लोग। क्या? इंडो सिथियन का सिक्का। चाईबासा से इंडो सिथियन का सिक्का प्राप्त होती है, जिससे यह पता चलता है इंडो सिथियन भी झारखंड के लोगों से संबंध रखते थे। नेक्स्ट आपका रांची। रांची स्टेट नंबर 4। रांची। रांची में जो देखने को मिलता है हमें, रांची में कुषाण कालीन सिक्का प्राप्त हुआ, जिसका कारण यह पता चलता है कि झारखंड में कनिष्क का भी दबदबा था। रांची से कुषाण कालीन सिक्का मिला, जिससे पता चलता है कि झारखंड में कनिष्क का दबदबा था। झारखंड में कनिष्क का दबदबा था। ये स्टेप आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज अगर नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो आपको जरूरत है कि हर एक टॉपिक को इतना निचोड़ तरीके से आप स्टडी कीजिए, जिससे आप किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यकीन मानिए, अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आने वाला जेएसएससी जो आने वाले हैं, पक्का है आप 600 लगाएंगे। मैं हूं उदय मुर्मू सर, मुर्मू एजुकेशन सेंटर गिरिडीह। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें
और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूले। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।